गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। पहले तो सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं आपकी होली के रंगों की तरह आपका जीवन भी रंगों से, खुशियों से जो है वो भर जाएगा। बट आज जिस सेशन के लिए हम लोग मिले हैं, स्टूडेंट्स का बहुत क्वेश्चन रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके बहुत सारी क्वेरीज रहती है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि अब एग्ज़ाम हो गया है तो आगे क्या करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। इवन मैं अपना बताऊं तो हम लोगों को भी शायद कोई गाइड करने वाला नहीं था एट आर टाइम्स, हमारे टाइम में। तो एक वो गाइडेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता चलता है। तो मुझे लगा क्यों ना अपने स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडिंग वीडियो बनाई जा सके कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, उस फील्ड में अपना करियर किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 2 साल, हालांकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाया है वहाँ पे मास्टर स्टूडेंट्स को। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। मैंने काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटी में रहते हुए उस प्रोसीजर को जाना भी है। मैं इंटरव्यूज़ में अपीयर भी हुई हूँ। एंड इसीलिए थोड़ा बहुत जो है वो हम लोगों को आइडिया है, और जो नॉलेज हमारे पास है हमें लगता है कि वो ज्ञान बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। और तभी आपकी उस नॉलेज का काम आता है जब वो आप वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हो। तो मुझे लगता है हमें गाइडेंस नहीं मिली, बट हम अपने स्टूडेंट को वो गाइडेंस दे सकें तो शायद हम लोगों से ज़्यादा लकी या मतलब कोई नहीं हो सकता है टीचर से ज़्यादा। तो शुरुआत करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर किस तरीके से बना जा सकता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्राइटेरिया होता है। बहुत सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन होता है। इवन अभी यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया है उसके बाद तो ये कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि मैम क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया है तो आप लोगों को पीएचडी के लिए अभी ना सही बाद में परस्यू ज़रूर करना चाहिए। उसका एक रीज़न है, बिकॉज आप इनिशियल असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हो सिर्फ मास्टर्स और नेट के आधार पे। बट उसके बाद जब आप प्रमोशन के लिए जाओगे, असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन के लिए जाओगे, वहाँ से प्रोफेसर के लिए प्रमोशन में जाओगे, तब आपको जो है वो पीएचडी मैंडेटरी हो जाती है। अदरवाइज आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे ही रहोगे जहाँ पे 57,700 बेसिक पे स्केल होता है और आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जो है वो अगर आगे जाना चाहते, प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आप आगे पीएचडी परस्यू ज़रूर करें। बट यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया है उसके हिसाब से अगर आपका नेट नहीं है और 2009 के नियमों के आधार पे आपने पीएचडी किया हुआ है, तब भी जो है वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बन सकते हो। प्लस जिनका 4 ईयर अंडर, उस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एज ऑफ नाउ अभी क्या क्राइटेरिया है हम उस पर जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये है आपका आज का टॉपिक, जहाँ पे हम क्या जानेंगे, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, एंड क्या उसका सिलेबस होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। वैसे हर यूनिवर्सिटी का, हर स्टेट के पीएससी एग्जाम्स जो होता है उसका सिलेबस थोड़ा सा वेरी करता है, बट बेसिक जो होता है वो सेम रहता है। उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसका क्या प्लान हो सकता है, क्या बुक्स एंड मटेरियल्स हो सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट का कितना रोल होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। नाउ कमिंग टू एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहला है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। एक, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्किल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम, तो अब जो है वो 2020 के बाद ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, तो वो ग्रेड मार्क्स होने चाहिए। वो जो है वो अगर वो हैं, और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रीडेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो देखो, या तो पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी डिग्री विद 55% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, नेट। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं तो आपका होना चाहिए नेट। और अगर आपके पास में पीएचडी डिग्री है तो आपका 2009 के नियमों के हिसाब से आपकी पीएचडी डिग्री क्वालिफाइड होनी चाहिए, यदि आपके पास नेट क्वालिफाइड नहीं है तो। हालांकि ये अब ज़्यादा मैंडेटरी हो गया नेट क्वालिफाई करना, बिकॉज आप पीएचडी भी करने जाओगे उसके लिए भी आपको यू हैव टू अपीयर इन नेट एग्जाम, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। फिर सेकंड जो है वो क्या है, उसका होने के बाद में कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा मैंने बताया कि एनईटी जो है वो नेट होना चाहिए, आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। और
आप इसकी जगह पे इसके ऑल्टरनेटिव में स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको सेट जो एग्जामिनेशन बोला जाता है। परंतु ये आप क्लियर करते हो, जैसे आपने एमपी का किया, राजस्थान का किया, हरियाणा का किया, बीपीएससी का किया, तो आप वहीं के राज्य के बीपीएससी एग्जाम्स यानी कि सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उन्हीं को फिल करने के लिए एलिजिबल होते हो। आपको राष्ट्रीय स्तर पे या किसी दूसरे राज्य में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा है आपकी, उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप नेट क्वालिफाई करो या आपकी पीएचडी होनी चाहिए 2009 के नियमों के हिसाब से, ठीक है। देन आता है थर्ड क्राइटेरिया क्या है, candidates who are not eligible for PhD as per UGC regulation 2009 will not be eligible for admission to the course. Degree awarded by University Grants Commission in the state or by such regulation as may be notified later. तो जो है जिनका सिर्फ PhD क्वालिफाइड है, उनके लिए PhD क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो जो है वो 2009 के नियमों के आधार पे PhD क्वालिफाई होनी चाहिए, या यूजीसी ने इसके ऑल्टरनेट में जो भी स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएगा उस हिसाब से आपकी PhD क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। देयर इज दिस फोर्थ क्राइटेरिया ऑल्सो, नेट और सेट स्लेट ये इस तरीके के एग्जाम्स उन सब्जेक्ट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है जिनमें ये एग्जाम होता ही नहीं है, जैसे कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये एग्ज़ाम नहीं होता है, बट जिन जिन सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम होता है वहाँ पे इसको क्वालिफाई करना आपके लिए मैंडेटरी है, या फिर वही 2009 के हिसाब से आपकी PhD होनी चाहिए। तो ये तो आ गया एलिजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में क्या था, नेट एंड सिलेबस। तो नेट चूंकि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो जाहिर सी बात है नेट का जो सिलेबस है, जो हमारी 10 यूनिट है, यानी कि आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, आपकी विचारधाराएं, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तो आपका होना ही होना चाहिए नेट। प्लस जैसा मैंने बताया कि आप किसी स्टेट का पीएससी एग्जाम देने जाते हो, जैसे एमपी के अंदर होता है तो वहाँ की बेसिक जीके आती है, आरपीएससी का होता है बेसिक जीके आती है, या बहुत सारे ऐसे सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जिनमें सिलेबस में थोड़ा सा 19-20 डिफरेंस होता है। अब वहाँ पे जैसे एचपीएससी का एग्जाम हो रहा है, उसका जो क्राइटेरिया है दैट इज द सेम एज द नेट सिलेबस, वही सेम क्राइटेरिया है, बट दैट डजंट मीन कि जो नेट में आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि वो उससे एक लेवल आगे, नेट वहाँ के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको उसी सिलेबस को और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा उसको डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके इर्द गिर्द और करंट अफेयर्स वगैरह सब जो है वो कवर करके जाने पड़ेंगे। तो बिफोर गोइंग फॉर एनी एग्जाम इट्स बेटर कि वहाँ का सिलेबस आप एक बार गो थ्रू कर लें, और उसका बेसिक जितना नेट में आता है उतना तो पढ़ना ज़रूरी है, बट आप जो है वो जहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया हुआ है वो मॉडिफिकेशन प्लस वहाँ की जीके वगैरह आप ज़रूर करके जाएं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। दे कुड बी टू वेज, दो तरीके हो सकते हैं। एक, जैसा मैं बताती हूँ आपको, पेड, ठीक है, कि यहाँ पे आपको, क्योंकि सारा प्रद्युम्न सर भी क्लास लेते हैं, जो है वो आई हैवंट स्टार्टेड येट, बट जो आपका कोचिंग क्लासेस होती हैं वहाँ पे क्योंकि होता है क्या, देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, आप कई बार आपको वो कंटेंट एक जगह इकट्ठा करने में ही इट टेक्स अ लॉट टाइम, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो किसी स्ट्रक्चराइज्ड पेड कोर्स में एनरोल हो जाए इफ़ यू आर इकोनॉमिकली कैपेबल, देन ओनली, ठीक है। और वहाँ पे आप जो है वो शुरुआत करें अपने स्ट्रक्चराइज्ड तरीके से तैयारी की, क्योंकि वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस मिलता है, पूरा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ऑलरेडी रिटर्न नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो वो मेहनत आपकी जो है वो बच जाती है, ठीक है। दूसरा, रिविजन प्रोग्राम वगैरह, ठीक है, एंड फोकस्ड गाइडेंस मिलती है वहाँ पे, क्योंकि आपका भटकने का सिलेबस क्योंकि बहुत वास्ट होता है तो भटकने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरा है कि आप सेल्फ स्टडी करें, ये क्या है, आप सेल्फ स्टडी करें। दोनों में ही अगर आप पेड भी हैं या आप सेल्फ स्टडी भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोनों में ही क्या है, आपको एक डिटेल शेड्यूल बनाना पड़ेगा। दोनों में ऐसा नहीं है कि आपने कोचिंग सिर्फ ले ली है और जो हम लोगों ने प्रोवाइड कराया वो इनफ तो रहेगा ही, बट उसको आपको रिवाइज खुद करना पड़ेगा, उसको बार बार रिवीजन, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, हैंड रिटन नोट्स बनाने। होता क्या है, आप कोचिंग लेते हुए आपको लगता है कि सब समझ आ गया है, बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो इधर उधर चली जाती है, तो ज़रूरी है कि उनके जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करें वीकली, यानी कि आपने हफ्ते में ये वाली यूनिट आपको कंप्लीट करनी है, तो वो क्या है, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, सुबह उठना है, इतनी जो है वो मुझे तैयारी करनी है,
और इस यूनिट की मुझे इस हफ्ते में ये खत्म कर देनी है। जैसे यूनिट खत्म हो जाए आप प्रैक्टिस सेशन लगाओ, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन से आपको एनालाइज करने का पता चल एनालाइज हो जाएगा, मूल्यांकन होगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, वो यूनिट अच्छे से प्रिपेयर हुई है या नहीं हुई है। और जिन जिन टॉपिक में आप लैक करते हो, जो आपको लगता है अभी प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हुए, उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, वीकेंड पे एक्स्ट्रा टाइम दो, रात में कभी एक्स्ट्रा टाइम दो, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपने प्रॉपर टॉपिक्स को टाइम डिवाइड कर दिया, दिन डिवाइड कर दिया, उससे आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप उस टॉपिक से चिपके रहोगे, इधर उधर जो है वो आप भागोगे नहीं। तो अपना टाइम टेबल जो है वो शेड्यूल कर लेना, वो स्ट्रक्चर के बगैर आप सोचो कि आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सबको पता है देर आर सच क्रूशियल टॉपिक्स इन पॉलिटिकल साइंस, जैसे पॉलिटी बहुत वास्ट और उससे हमेशा बहुत ज़्यादा वेटेज होता है एग्जाम के अंदर। तो जो ऐसे जिनको लगता है कोई ऐसी यूनिट्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, पूछा बहुत ज़्यादा जाता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके पता चल जाएगा। तो मैं बोलूँगी कि उन जो है वो उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करो, उन टॉपिक्स को मिस मत करो, क्योंकि वो उनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उनको प्रिपेयर करने से आपका अच्छे से जो है वो रिविजन हो जाएगी और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्वालिफाई करने के, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के अंदर कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आप देखो कंसिस्टेंसी से क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन के चांसेस इतने ज़्यादा है, टैलेंट अगर है ठीक है आप कर लोगे, बट आपने 4 दिन पढ़ा, फिर जो है वो 10 दिन नहीं पढ़ा, 10 दिन इधर, तो वो जो 4 दिन पढ़ा है वो भी दिमाग से चला जाएगा। तो आपको कछुए की तरह जो है वो लगातार धीरे 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 ही सही, चाहे दिन में 3 घंटे दो, उसके लिए पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। और उसका जैसे हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे, जब तक रटोगे रिटेन करोगे तो रोट लर्निंग जो है वो उतनी हेल्पफुल नहीं होती। बार बार कंसेप्चुअल चीज़ों की उनको रिकॉल करने के लिए देर इज़ नेसेसिटी कि आप उन टॉपिक्स को बार बार जो है वो रिवाइज ज़रूर करें। तो रिवीजन के साथ कंसिस्टेंस आपने रहना है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हो गया, हमारा सिलेबस हो गया, देन हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो गया कैसे करनी है, कि आप सेल्फ स्टडी करें या आप कोचिंग लें, दोनों ही केसेस में आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाने, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, और वीकेंड पे आपको मॉक टेस्ट लगाने, आपको टाइम टेबल प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तो वो प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखनी है। देन आ जाता है बुक्स एंड मटेरियल पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब अगर जो कोचिंग ले रहे हैं उनको तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। बट जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे उनके लिए कुछ सर्टेन टॉपिक्स एंड बुक्स मैं बता देती हूँ। जैसे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है कि आप लक्ष्मीकांत से कर लेंगे, ठीक है, तो कवर हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एंड पॉलिटी भी, इन दोनों के लिए लक्ष्मीकांत वुड बी इनफ, ठीक है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। देन जैसे मेरे एक स्टूडेंट का मैंने अभी जेआरएफ का इंटरव्यू लिया था, उनका क्लियर हुआ था, सो ही टोल्ड मी एंड ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म इवन, कि उन्होंने थ्योरी के लिए, थिंकर्स के लिए ओपी गाबा के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप उसके लिए जाना चाहते हैं तो ओपी गाबा बेसिक बेस्ट बुक है, उसमें बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड्रू हेवुड आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए राजीव सीकरी की बुक आती है, ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी के लिए आप राजीव सीकरी की बुक करें। एंड एंड्रू हेवुड मैंने बता दिया, ओपी गाबा मैंने आपको बता दिया, ओपी गाबा से जो है वो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद में सोशल जो प्रोसेसेस हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो हैं आपका, वो उसका कहीं पे कोर्स नहीं, वहाँ पे किसी का कंटेंट नहीं मिलता है कहीं पे भी। उसके लिए मैं बोलूँगी कि मैंने एक आपका मैराथन जो है वो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ जाके आप वो पूरी यूनिट रिवाइज कर सकते हैं। एक जगह पे कंबाइंड जो है वो आपको कोर्स मिल जाएगा। एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए रोनाल्ड चिलकोटे, ठीक है, चिलकोटे को आप रेफर कर सकते हैं, उसके अंदर जो है वो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, रोनाल्ड चिलकोटे। तो ये कुछ जो बुक्स है जो आपके मेजर जो टॉपिक्स है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटी हो गया, थियोरी थॉट हो गया, ठीक है, वो फॉरेन पॉलिसी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन आपका एंड्रू हेवुड से हो जाएगा, थ्योरीज वगैरह जो हैं। तो ये मेन मेन टॉपिक्स के लिए इन बुक्स को आप एज बेसिक बुक्स प्रेफर कर सकते हो। देन उसके बाद में आता है मैम व्हाट इज द रोल ऑफ पीवाईपी एंड मॉक टेस्ट। अब आप पढ़ लेते हो, दसों जगहों से पढ़ लेते हो, बट यू डोंट नो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। आपको पढ़ने से लगता है कई बार चीज़ें दिमाग में कंफ्यूजिंग लगती हैं, कि बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हो गई हैं, होच पोच हो गई हैं, याद नहीं रह रहा है, समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए देयर इज़ अ बेस्ट ट्रिक, क्योंकि अलग अलग स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का लेवल अलग अलग होता है। तो उसके लिए अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो आपको माइंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। माइंड ट्रेनिंग अब कैसे होगी, बहुत बार आप क्वेश्चंस
सीधी इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हो बट घुमा के ऐसे पूछा जाता है कि आप यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, नहीं होगा। तो वो माइंड ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, आपको अपने वीक एरियाज कैसे पता चलेंगे? वो पता चलेंगे जब आप हर वीकेंड मॉक टेस्ट लगाओगे। हर ईयर अब किसी पर्टिकुलर स्टेट के पीएससी एग्जाम को आपको एनालाइज करना है, मूल्यांकन करना है, तो आप वहाँ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, कितना लेवल आता है, कितना डिफिकल्ट लेवल आता है, कितना डेप्थ में पूछा जाता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का लेवल हर साल हर बार बढ़ता है, कम नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको ऊपर ऊपर से टच करना है, कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है, कितना और प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस भी स्टेट के पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और या फिर जैसे यूजीसी का सिलेबस तो वो आप कर सकते हो, उससे रिकॉल होगा अच्छे से। एंड मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, उससे आपको अपने वीक एरियाज़ के बारे में पता चलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ये करते हुए जो जो पॉइंट्स मैंने बताए कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आप सोचो एग्जाम आएगा 2 महीने में प्रिपेयर कर लोगे, इट इज़ नेवर पॉसिबल। कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहें। एंड अगेन, एज यू कैन सी, हैप्पी होली। ठीक है, हमारी तो होली सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, बट हम अपने स्टूडेंट्स को होली के सेलिब्रेशन में कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? तो उसी के लिए होली के उपलक्ष्य में अब जो भी स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया, अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चराइज्ड कोर्स भी परचेज कर सकते हो टेक्स्ट बुक के ऊपर, जहाँ पे आपको प्रॉपर लाइव क्लास स्ट्रक्चर सिलेबस के हिसाब से कंपाइल्ड कंटेंट आपको एक जगह पे मिल जाएगा। मॉक टेस्ट क्विजेज आपको हर जगह एक ही जगह पे मिल जाएंगे सोल्ड। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं प्रिपेयर करना, इवन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन फॉर यूजीसी नेट, दोनों के लिए ही देर इज़ दिस ऑफर फॉर देम। होली के उपलक्ष्य में आपके सपनों को भी रंगों से भरने के लिए ये ऑफर, जो अगर आप जो है ये अभी 2-3 दिन के लिए ही अवेलेबल है, तो आप जो है इसमें जा सकते हैं ऐप के ऊपर। एंड यहाँ पे आपको नेट की कोचिंग दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में आपको मिल जाएगी फॉर दिस रुपीज़, ऑलमोस्ट 7,6999। ठीक है, आपको कूपन कोड लगाना है एंड यू विल बी एबल टू गेट द ऑफर। ये अगर आप चाहते हैं कि यूजीसी के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को भी हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप कंबाइंड कॉम्बो भी ले सकते हैं दोनों का, यूजीसी नेट का एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का, फॉर ₹13,999। एंड अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर चुके हैं एंड आप सिर्फ पीएससी एग्जाम के थ्रू या किसी और एग्जाम के थ्रू आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ऑफर है। आप जो है वो 7499 में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको सिर्फ ये कूपन कोड लगाना है और आप अपने सपनों को भी रंगों से भर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप के साथ। और यही उम्मीद करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उनके सपनों को जो है वो सच्चाई से रूबरू हूँ और वो सपने हकीकत में तब्दील हो जाएं। इसी के साथ ही हैप्पी होली एंड थैंक यू।